हेलो बच्चों, क्या हाल है। माय नेम इज डॉक्टर शाद एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस फाइनल द लास्ट लेग द अल्टीमेट नीट 2026 क्रैश कोर्स। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये आखिरी पड़ाव है। 30 दिन से भी कम टाइम बचे हैं नीट के एग्ज़ाम को। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, जो पर्टिकुलरली एस्पिरेंट्स है, जो बच्चे हैं, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या मॉक लगाना चाहिए, क्या हमें इंपॉर्टेंटली देखनी चाहिए, क्या नहीं देखनी चाहिए। सवाल बहुत सारे हैं। क्या चीज़ छोड़ना चाहिए, क्या चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। यू शुड बी हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इनसाइड योर माइंड। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप कोविड के बाद की बात करें, पोस्ट कोविड, एनटीए ने, जो नीट को कंडक्ट कराती है, एनटीए ने एग्जाम्स के जो स्ट्रैटेजीज हैं और एग्जाम को जो सेट करने का तरीका है, उसको बहुत बार बदला है। और बहुत बार सरप्राइजिंगली हम लोग को भी सरप्राइज किया है, बच्चों को भी सरप्राइज किया है। पोस्ट कोविड 5 साल की हम लोग ट्रेंड बात करें तो कभी उन्होंने 200 क्वेश्चंस कर दिया, कभी 3 3 आवर्स 20 मिनट, बहुत बार एग्जाम की स्ट्रैटेजीज बदले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स हो गई हैं। तो टेक्निकली ये जो क्वेश्चन का जो सेटिंग स्ट्रैटेजी है एनडीए का, इसको समझने के लिए और इसको डिकोड करने के लिए, अल्टीमेटली नीट को डिकोड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अगले 30 डेज में आप उस तरह की प्रिपरेशन करें जो आप अपने प्रिपरेटरी स्टेज, जो आपके स्टूडेंट वाले फेज में है, उसके बेस्ट वर्जन बन सके। बेस्ट वर्जन। और ये बेस्ट वर्जन तभी होगा जब आप टेक्निकली स्मार्टली काम करेंगे। सिर्फ हार्ड वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ। फ्रॉम नाउ ऑन आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। स्मार्ट वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ें याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको पता होना चाहिए कि क्या हमको पता है और क्या नहीं पता। तो इसीलिए ये चीज़ों को कीप इन माइंड रखते हुए हम लोगों ने क्रैश कोर्स अगले 30 दिन के लिए डेवलप किया है। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम इस क्रैश कोर्स में करेंगे क्या, और हम लोग को सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग को पता क्या होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी कि नीट के एग्जाम के पैटर्न क्या होते हैं। मैं एक बार कोपअप कर देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है नीट के बारे में, उन लोग के लिए। वैसे मेजोरिटी जो एस्पिरेंट्स उनको पता ही है कि क्या है। 180 सवाल आते हैं, ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम्स होते हैं, और ये 180 मिनट्स होता है, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन। सिंपल है, सिंपल सा चीज़ है। लेकिन जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता नहीं है। फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस, एंड देन वी हैव द बायोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। 90 क्वेश्चंस होते हैं, और सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के ईच होते हैं। -1 होता है नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक सही सवाल करेंगे तो +4 होगा, और अगर आप गलत करेंगे तो -1। ये मैं आई एम सॉरी फॉर दैट। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे होंगे कि भाई सर, ये तो पता है हम लोग को, क्यों बता रहे हो। बेटा पता तो है ऑब्वियसली, लेकिन आपको तब भी ये पता रहना चाहिए क्योंकि हम लोग को डबल श्योर होना जरूरी है। नीट के पैटर्न बहुत बार चेंज हुए हैं, तो ऑब्वियसली एक बार जान लेने में क्या, उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बायोलॉजी सेक्टर है, 360 मार्क्स, ये सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग होता है केमिस्ट्री के बाद। लगभग बायोलॉजी और केमिस्ट्री सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग होता है। अगर हम बात करें इसके ट्रेंड्स की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मिला के लगभग 720 नंबर होते हैं टोटल। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पिछले बार 520 से ज्यादा लोग जो नंबर लाए थे, 520 से ज्यादा, उन लोगों को गवर्नमेंट सीट्स मिले थे। लेकिन जो बच्चों के टारगेट होते हैं वो 600 होते हैं। 600 मार्क्स इज बेयर मिनिमम। यू हैव टू बी टारगेटिंग 600 एंड मोर देन 600 मार्क्स। अब ये चीजें हमको पता है, ये बच्चों को सबको पता है, लेकिन हमें कुछ चीजें सीखनी भी चाहिए। पिछले 5 साल में ये जो मैंने आपको नीट के एग्जाम के पैटर्न बताए, ये एग्जाम पैटर्न बहुत बार चेंज हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि एक बार 200 क्वेश्चंस भी हो गए थे 2021-22 के बाद। एक बार 200 क्वेश्चंस हो गए थे, 3 घंटा 20 मिनट के सवाल हो गए थे। फिर सेक्शन ए सेक्शन बी आया था, वो भी खत्म हो गया। अब सिर्फ सेक्शन 4 सेक्शन होते हैं, आई मीन 3 ही सेक्शन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी को मिक्सअप कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि आपको बॉटनी अलग देना है, जूलॉजी अलग देना है। ये हो गया आज के लेटेस्ट ट्रेंड एज पर द एनटीए। इसके साथ साथ एनएमसी का, नेशनल मेडिकल कमीशन के अकॉर्डिंगली आपके जो सिलेबस है वो भी चेंज हुआ है। तो टेक्निकली वेरियस चेंजेस हुए हैं, ये हम लोग को पता है। लेकिन हमें क्या नहीं पता है, वो जानने की सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए वो जानने के लिए हमको सबसे पहले इस बात पे फोकस करना होगा कि नीट का क्वेश्चन
पेपर को डिजाइन करने की स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा वर्सेटाइल होगी और कितनी ज्यादा उसकी डोमेन डेवलप होगी, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लेकर आए हैं द 3 लेयर एनएसएस। एंड नाउ व्हाट इज दिस? ये बहुत जरूरी है, अगर ये बच्चे समझ गए तो टेक्निकली वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएंगे। जो मेजोरिटी है उनसे आउट ऑफ द बॉक्स होने के लिए आपको ये समझना होगा कि टेक्निकली एनटीए कैसे आपके दिमाग के साथ खेलता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क। तो एनएसएस जो होता है ये क्या है, पहली चीज तो ये समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एनएसएस का मतलब होता है न्यूरो स्ट्राइक सिस्टम, जो सिर्फ एनटीए नहीं, आज के दौर के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज किया जा रहा है ये स्ट्रैटेजी। आपके ब्रेन के एक ऐसे सिस्टम को स्ट्राइक किया जाएगा कि टेक्निकली आपको सब आते हुए भी शायद आप सवाल गलत बना के आए। ये चीजों को समझना होगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल लर्निंग काफी नहीं है नीट को क्रैक करने के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये जो 3 लेयर साइकिल है, 3 लेयर साइकिल में लास्ट 30 डेज में ये 3 चीज काम आता है। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, देन एमसीक्यू डिकोडिंग एंड देन वी हैव क्रिटिकल थिंकिंग। तीनों के बारे में इन डिटेल बात करेंगे और बात करेंगे कि लास्ट 30 डेज कैसे आपको काम करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर मैं 100% की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 40% तो इसी के वेटेज है। आपके एग्जाम्स के आखिरी 23 दिन में कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट 40% वेटेज लेता है। अब ये है क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी? कंसेप्चुअल क्लैरिटी का बेसिक मतलब ये होता है कि आपकी बेसिक कंसेप्ट तो सही है ना। आप कोई ऐसी चीज तो नहीं पढ़ रहे ना जो चीज आती ही नहीं है। आप समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसमें दो चीजें आपको जाननी है। पहली, द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के क्लास 11 प्लस क्लास 12, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। इससे बाहर सवाल ही नहीं आते हैं। तो ऑब्वियसली इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पढ़नी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनसीईआरटी से बाहर सवाल आते ही नहीं। अब आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ लिए भाई एनसीईआरटी, तो क्या एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है? बस ऐसे रीडिंग लगा के आना है? नहीं। यहाँ पे दो चीजें आती है। एनसीईआरटी को पढ़ने का जो दूसरा सबसे अच्छा तरीका है, तरीका जो पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, एक तो आपको पता है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी कहाँ से एनसीईआरटी से, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पढ़ना कैसे है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना इतना आसान नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मगअप करना है और कुछ लोग बोलते हैं कंसेप्ट करना। क्या बात है भाई? कुछ लोग आधे जनता बोलते हैं कि नहीं हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हर चीज को समझ के पढ़ेंगे। ठीक। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम लोग मगअप कर लेंगे, एग्जाम्पल्स इतने सारे को रट लेते हैं यार। क्या ये दोनों स्ट्रैटेजी कारगर है आखिरी 30 दिन में? तो मेरे हिसाब से नहीं। एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कहीं पे कंसेप्ट जरूरी है, कहीं पे मगअप करना जरूरी है, कहीं पे रटना होगा, रट्टा मार करना होगा, कहीं पे कुछ हद तक। अगर आप बात करेंगे नॉर्मली तो इसकी वेटेज 50% होगी, मतलब 50% काम आपको ये करना है मगअप, और 50% आपको काम ये करना है बायोलॉजी में। लेकिन ये वैलिड सबके लिए होता है। ये कंसेप्ट और मगअप का काम का रेशियो बदलेगा, लेकिन ये बायोलॉजी के लिए 50-50% है। सबके लिए अलग अलग रेशियोज होंगे, लेकिन जाएगा ये 3 एनएसएस साइकिल जाएगा लेयर पर। न्यूरल स्ट्राइक सिस्टम सबके लिए काम आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट बायोलॉजी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। क्रैश कोर्स में मैं बायोलॉजी लूंगा आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर मेरी मानो तो क्या ये सही रेशियो है? नहीं, ऐसा नहीं है। 50-50% लोग बोलते हैं कि 50% कंसेप्ट लो, 50% मत लो। मेरे हिसाब से 60% कंसेप्ट ज्यादा ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 60% कंसेप्ट एंड 40% मगर पूरा एनसीईआरटी इसी पर काम करता है। आपको अगर आखिरी 30 दिन में एक पर्टिकुलर चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन लगाना है तो आपको कुछ पार्ट्स उसके मगअप करने होंगे, कुछ पार्ट्स आपको रिमेम्बर रखना होगा, जिससे आप एक पर्टिकुलर बहुत कंसेप्चुलाइज विजुलाइज करके उसके पूरे कंसेप्ट को कवर अप कर सकते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यू गॉट मी? ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब ये 100% में 40% आपका काम हो गया।
इसमें आपको एनसीईआरटी का गोल्ड स्टैंडर्ड रखना है और इसको पढ़ना कैसे एनसीईआरटी को। सेकेंड पॉइंट, यहाँ ये सिर्फ 40% काम हुआ, आपको 360 में 345 प्लस लाने हैं। कोशिश तो इसी की, टारगेट तो इसी की होती है। तो दूसरा काम उसमें क्या है, एमसीक्यू का डिकोडिंग। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आदमी को समझ में नहीं आता है कि एमसीक्यू को डिकोड कैसे करें। नहीं समझ में आया, बहुत लोग को समझ में नहीं आता। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सही टाइम पे एमसीक्यू को डिकोड नहीं कर पाते, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। अब एमसीक्यू डिकोड करने का दो इंपॉर्टेंट चीजों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, जो सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज जो आपका खतरे का घंटी है, वो है टाइमिंग। भाई डिकोड तो तब ना करेंगे जब टाइमिंग आएगा। हम लोग के पास 1 मिनट है एक सवाल बनाने के लिए एज पर द रेफरेंस। बायोलॉजी के लिए और कम टाइम हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बनाना है, उसमें ज्यादा टाइम देने हैं, तो ऑब्वियसली बायोलॉजी अंडर 30 सेकेंड्स रखते हैं हम लोग। सवाल देखो और आंसर मिल गया। कैसे भाई, कैसे? इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग? नो, इट्स ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट परफेक्ट स्ट्रेटजी टू डिकोड अ पर्टिकुलर एमसीक्यू। तो डिकोड करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये जानेंगे हम लोग। हर सवाल को, हर पर्टिकुलर चीज को समझेंगे कि उसको डिकोड कैसे किया जाता है, कैसे कम से कम टाइम में हम लोग बता पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्टिकुलर सवाल है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। आजकल के एनटीए का जो मतलब क्वेश्चन सेटिंग स्ट्रेटेजी हो गया, वो क्या हो गया, मोस्टली एआर पे काम करता है, ये असर्शन रीजनिंग प्लस एसबीक्यू पे काम करता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। यही दो पे तो सबसे ज्यादा फोकस है। 2025 के सवाल को उठा के देख लो, बायोलॉजी के सबसे ज्यादा जो सवाल आए हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे आए हैं। 4 स्टेटमेंट है, आपको पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा, तो क्या आप बताइएगा कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स। सवाल इसी में प्रॉब्लम होता है, और ये एमसीक्यू डिकोडिंग में आता है। एमसीक्यू को डिकोड कैसे करना है, आपको उस पर्टिकुलर टाइप के सवाल बनाने आने चाहिए। डिकोड करना उसको कहते हैं। मैंने इसमें टाइमिंग जो बोला, ये टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ज्यादा, दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इस पे बात करते हैं। देखो टाइमिंग जो होता है ना, टाइमिंग एक प्रेशर बिल्डअप करता है। आज के दौर पे कोई भी ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, वो अगर 600 650 ला रहे हैं, उनपे भी वो प्रेशर है। जो बच्चे 400 या 300 ला रहे हैं, उनपे भी वो प्रेशर है। बट द प्रेशर जो होता है ना, वो प्रेशर दो टाइप के होते हैं, और ये प्रेशर का खेल टाइमिंग के साथ होता है, और अलग अलग सिनेरियोज भी है। जो दो टाइप के प्रेशर है, एक है बर्डन प्रेशर और एक होता है इंटेंट प्रेशर। क्या होता है बर्डन प्रेशर? भाई आप सवाल बना रहे हैं, आपसे ये सवाल नहीं बना, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नहीं बना, अगला सवाल देखते हैं। अगली ये वाला सवाल बना, आपका इंटेंट अच्छा हुआ, चलो ये दोनों सवाल नहीं बने, ये सवाल बने, बहुत अच्छी बात है। ये एक तो सवाल बना, बाकी दो नहीं बना, कोई बात नहीं, ये सवाल बना, आगे बढ़ते हैं, सवाल फिर बनने लग गए, तो ये आपकी इंटेंट प्रेशर है। लेकिन अगर आप एक सवाल देखें, आपसे नहीं बना, आप 2 3 बार पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, उसकी वजह से अगला सवाल आता हुआ भी खराब हो गया, तो वो बर्डन प्रेशर होता है। ये इंटेंट प्रेशर और बर्डन प्रेशर का खेल टाइमिंग के साथ आता है। ये असल में आपके प्रेशर पे डिपेंड, प्रेशर को बढ़ाता है। और ये प्रेशर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप के ही बंदे लेते हैं जो पढ़ाई नहीं की है ना। प्रेशर जो होता है सबको आता है, चाहे वो टॉप जो करेगा उसको भी प्रेशर आता है, और जो टॉप नहीं करेगा उसको भी प्रेशर नहीं आता। मतलब जो नॉर्मल मिड रेंज जिसके हैं अभी लास्ट 30 डेज में, उनको भी प्रेशर आता है। अभी जो बच्चे 30 दिन की तैयारी करें, उनको क्या प्रेशर नहीं है? बहुत सारे प्रेशर है। आपको प्रेशर को मैनेज करना सीखना होगा। और मैं आपको बता दूं, ये तो टाइमिंग पे मैं बताया, बर्डन प्रेशर और इंटैक्ट प्रेशर बहुत तरीके से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइव एग्जाम्पल आप देखेंगे, तो उम्मीद करिए कि बहुत लोग अभी आपको बोल रहे हो कि भाई देखो लास्ट 30 दिन है, खाना पीना छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, घर में राशन आ रहा है कि नहीं, सब कुछ छोड़ दो, घर कैसे चल रहा है सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, एग्जाम पे फोकस करो। बहुत अच्छी बात, एक प्रेशर ये होता है। दूसरा प्रेशर क्या होता है भाई, कि भाई आप सब कुछ छोड़ दिए, अब हम फोकस पे आ गए। ठीक है, फोकस पे तो आ गए। क्या ये फिजिबल था? आपने जो खाना पीना छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी, क्या ये फिजिबल है? इट इज नॉट फिजिबल। तो इससे होगा क्या, आप अपने ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को इम्पोज तो कर दिए,
लेकिन वो प्रेशर आप नहीं पा रहे, तो वो बर्डन का जो प्रेशर वो आपके सर पे आता है। बर्डन का प्रेशर हमेशा आपके सर पे आएगा, शोल्डर्स पे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही आपने उस चीज को एक मैनेजेबल सिनेरियो में बना दिया, टेक्निकली आप खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत रिड्यूस टाइम तक आपने उसको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज कर दिया। हाँ, मैं खाऊंगा 5 मिनट ही खाऊंगा, मैं पानी पीऊंगा पीऊंगा, ऑब्वियसली सारे काम करूंगा, सोशल मीडिया भी देखूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। अपने पूरे 24 आवर के साइकिल में 1 से 2 मिनट सोशल मीडिया देखने में आपका कोई बहुत बड़ा चीज नहीं हो जाता। द पॉइंट इज दैट यू हैव टू हैव दैट केपेबिलिटी टू मैनेज योर सेल्फ, नॉट टू इम्पोज बर्डन ऑन योर सेल्फ कि हाँ मुझे ये चीज करनी ही करनी है। अगर आप बर्डन बनाइएगा तो वो और चीज आप वो और बर्डन प्रेशर पे आएगा, और बर्डन प्रेशर सर पे आता है, और सर पे आने की वजह से वो आपको दबा देता है। इंटैक्ट प्रेशर आपके शोल्डर्स पे आता है, एंड जब शोल्डर्स पे प्रेशर आएगा तो वो आपको पुश करेगा, ना कि दबाएगा। इसीलिए इंटेंट प्रेशर जो होता है वो यहाँ पे आना ना जरूरी है। इंटेंट प्रेशर आता कब है? जब काम आपके तरीके से। मैं आपको गिन के, और ये बात लिखी हुई आपको बता दूं, अगर आप इंटेंट प्रेशर बनाइएगा, द प्रेशर विल बी ऑलवेज बी ऑन योर पॉजिटिव साइड। प्रेशर बनना अच्छी चीज है, लेकिन प्रेशर को आप अपने इंटेंट में रखिए। भाई इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, आखिरी बॉल 6 रन, क्या उन लोग पे प्रेशर नहीं होता? होता है, लेकिन वो इंटेंट प्रेशर बनाते हैं, ना कि बर्डन प्रेशर। हाँ मुझे मार सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं कर लूंगा, कैसे करना है वो मुझे पता है, मैं इंटेंट प्रेशर, मैं इतने लोग हैं कैसे मारूं ये सब नहीं सोचूंगा। तो इंटेंट प्रेशर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर पे ऑब्वियसली दो टाइप के प्रेशर होंगे, आपको इंटेंट प्रेशर पे ज्यादा फोकस करना है। इंटेंट प्रेशर बढ़ाना है, बर्डन प्रेशर घटाना है, ठीक है। कोई चीज ऐसा मत करिए जो चीज फिजिबल ना हो, खाना पीना छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है, आपको करना ही है। घर पे कोई चीज है, कोई पर्टिकुलर पार्टी फंक्शन है, आप मना कर दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अपने आप को काल कोठरी में बंद करके भी मत रख दीजिए, ओके। ऐसा काम नहीं करना। लास्ट 30 डेज आपको रिवीजन करना है एक स्ट्रेटेजाइज तरीके से। आप अपने आप पे बर्डन, अपने आप पे एक बर्डन प्रेशर मत बनाइए, इंटेंट प्रेशर बनाइए। और इंटेंट प्रेशर तभी बनेगा जब काम आपके अकॉर्डिंगली हो। और आपके अकॉर्डिंगली कब होगा? जब आप नेचर के अगेंस्ट जाके काम नहीं करेंगे। आप टेक्निकली नेचर के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं ना, खाना पीना नहीं खाना, कोई भी चीज ऐसे छोड़ देना इज नॉट इंपॉर्टेंट। यू हैव टू हैव दैट कैपेबिलिटी टू मैनेज योरसेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तीसरी चीज पर आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये जो है 30% ले लेता है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी कोई भी टॉपर, टॉप 100 रैंकर्स, टॉप 1000 रैंकर्स, टॉप 2000, टॉप 5000, 10,000, जो भी रैंकर्स हैं, जो अच्छे नंबर अभी ला रहे हैं और आगे भी लाएंगे, होपफुली उनका जो ये क्रिटिकल थिंकिंग है ना, ये सबसे ज्यादा इनहेंस्ड होता है, 90 to 95%। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग है एग्जैक्टली क्या? क्रिटिकल थिंकिंग टेक्निकली है कि वो चीज के अकॉर्डिंगली काम करना जो चीज आपको पता ही नहीं है। आपने एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, आपने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिसाइड किया कि हाँ ये क्वेश्चंस आएंगे, आपने वो क्वेश्चंस डिसाइड ही नहीं किया जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आए नहीं थे, सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ गए। जाओ, अब लेंदी लेंदी स्टेटमेंट्स है, क्वेश्चन वही है, बट क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे ये कहता है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे आपको एक पर्टिकुलर डिकोडिंग रखना है, आपको स्टेटमेंट्स को छाटने हैं, आपको क्रिटिकल थिंक करना है, आपको पर्टिकुलर ट्रैक करना है कि कौन से चैप्टर्स के हैं वो क्वेश्चन। आपको उस क्वेश्चन से टेक्निकली 2 ही 3 स्टेटमेंट से डिकोड कर लेना है कि हाँ व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर। क्रिटिकल थिंकिंग तब काम आता है जब आप क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना होगा फॉर श्योर, तब क्रिटिकल थिंकिंग काम आता है। तो जितने भी अच्छे हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी अच्छे रैंकर्स आज तक आए हैं, पहले भी आए थे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होती है। और अगले 30 दिन में आपको क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी करनी है, दैट्स माई श्योर। इसीलिए क्रैश कोर्स इस 3 चीजों पे, ये द 3 इंपॉर्टेंट न्यूरो स्ट्राइक सिस्टम पे काम करता है। ये चीजें हर साल, अभी 15 साल से अगर आप देखिएगा, 15-20 साल तो ए आई पी एम टी को हो गया, उससे पहले पीएमटी थे। आप जब भी उठा के देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग में हमेशा काम किया गया। एंड you have to believe that NTA and National Testing Agency is setting their questions and
increasing the domain and versatility of the question based on critical thinking. ये बात कहीं मतलब किसी भी तरीके से आप इसको रद्द नहीं कर सकते, यू हैव टू एग्री अपॉन दैट, क्रिटिकल थिंकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तीन चीज आपको सबसे ज्यादा फोकस करनी है, पहला कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा एमसीक्यू, दूसरा एमसीक्यू डिकोडिंग, एंड द थर्ड वन इज द क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये तो भाई समझ में आता है, तो फाइनल वर्डिक्ट है क्या, कैसे नीट निकलेगा? तो नीट निकलेगा इससे जो मैंने पहले भी बताया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये तो आपको आ जाएगा एनसीईआरटी से। चलो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हर चीज का इंपॉर्टेंट का मतलब नहीं है कि इक्वल इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के कुछ, एनसीईआरटी की पूरी की पूरी बुक इंपॉर्टेंट है आज की, सारे के सारे बुक इंपॉर्टेंट, उससे बाहर सवाल नहीं आता, 100% ट्रू। लेकिन हर टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ टॉपिक है जो कम इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो वेटेज है एक टॉपिक्स का, वो टॉपिक का वेटेज को उतना इंपॉर्टेंट देना जरूरी है। जो टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं ऑब्वियसली आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, उस पर ज्यादा कंसेप्चुअल लर्निंग रखिएगा, और उस पर ज्यादा कम अपना मगप वाला थ्योरी रखिएगा। दूसरा चीज राइट स्ट्रैटेजी, ये राइट स्ट्रैटेजी में ही आपका एमसीक्यू डिकोडिंग एंड क्या बोलते हैं आपका क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है। ये दोनों ही फाइनल वर्डिक्ट है आपका नीट के सक्सेस फॉर्मूला के लिए। अगर आपको 550 टू 600 के रेंजेस में आना है, कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि 130 टू 150 क्वेश्चंस मिनिमम सही होने चाहिए, मिनिमम सही होने चाहिए, इससे ज्यादा ही सही हो लेकिन इतने तो मिनिमम सही होने चाहिए। और इस मिनिमम सही होने के लिए आपको पर्टिकुलरली 90 क्वेश्चंस, जो आपके 90 क्वेश्चंस के बायो है, इसको बहुत तगड़े से ये तीनों साइकिल को इंक्लूड करते हुए करना होगा। जनरली जो भी आज के दौर में प्रिपरेशन करते हैं अपने आखिरी 30 दिन में, वो ये तीनों साइकिल को इंक्लूड करके रखते हैं। आप एक ट्रेडिशनल वे से काम कर ही नहीं सकते, सिर्फ हार्डवर्क करना इज नॉट इनफ, यू हैव टू वर्क स्मार्ट, दैट्स द अल्टीमेट गोल। ओके, तो फाइनल वर्ड की है, हमारे कोर्सेज रेगुलर चलेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स कवर होंगे अगले 20 से 20 टू 25 डेज, और उसके बाद एक 1 वीक का रिवीजन कोर्सेज चलेगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ये कोर्स इंपॉर्टेंट है क्यों, आपको बताना कि ये कोर्स इंपॉर्टेंट है क्यों। देखिए ये कोर्स के 3 इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं। पहली चीज ये कि मैं आप लोग का या फिर ये कोर्स डिजाइन इसलिए किया गया कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम। आपका जो क्वेश्चंस यहाँ बताए जाएंगे वो क्वेश्चंस टेक्निकली आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होंगे, आज के दौर के एग्जाम, ना कि पुराने एग्जाम। सिर्फ पीवाईक्यू करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू से आपको कुछ सीखनी भी चाहिए, एक जनरल ट्रेंड्स भी बनते हैं कि हाँ इस साल ये सवाल आए थे, अगले साल क्या सवाल आएंगे, वी विल टॉक अबाउट दैट व्हेन वी विल डिस्कस इन द क्रैश कोर्स। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये स्ट्रैटेजी पकड़ के ही काम करनी है। क्रैश कोर्स में आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक रिवीजन, क्विक रिवीजन कोर्स है, आपको रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, एमसीक्यू डिकोड करना इज द मोस्ट प्रायोरिटी टारगेट। अगर एमसीक्यू डिकोड नहीं होगा तो आपके टाइमिंग सही बैठ नहीं पाएंगे, और टाइमिंग नहीं बैठेंगे तो एक बर्डन प्रेशर बनेगा। ये बात बहुत लोग जानते हैं, जो जो ड्रॉपर है वो जान रहे हैं इस बात को, कि अगर नीट में एक दो सवाल ऐसे आ जाते हैं बीच में आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि बहुत ज्यादा कंसेप्चुलाइज सवाल हो जाते हैं, तो टेक्निकली एक बर्डन प्रेशर बनने लगता है कि आगे सवाल क्या ऐसे ही होंगे, और उससे पूरी एग्जाम खराब हो जाती है, पूरी पूरी एग्जाम खराब हो जाती है, जो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है उस बच्चों को। आई एम टेलिंग यू दिस कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसीलिए टेक्निकली आपको एक राइट स्ट्रैटेजी तो रखनी है, और एमसीक्यू को डिकोड करना आना चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको क्रैश कोर्स को देखते हुए हम लोगों ने डिजाइन किया है, वो है यू विल बी एग्जाम रेडी व्हेन दिस कोर्स विल बी गेटिंग कंप्लीटेड। टेक्निकली उससे बाहर के सवाल नहीं आने चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 90 टू 95% सवाल तो उस बेसिस पे ही है। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। बायोलॉजी में आपका 345 प्लस का टारगेट होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब मैं अपना 100% दे रहा हूं, आप भी अपने साथ 100% रखें, आप भी अपना 100% इनपुट दें इस पर्टिकुलर नीड को क्रैक करने में, एग्जाम्स को क्रैक करने में। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर बिकमिंग। ओके,
प्लीज मेक श्योर कि ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये वो चीज है जो आप जिस चीज पे आप फोकस कर रहे हैं ना, वो एक ऐसा डिटर्मिनेशन है। एक डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी और बहुत ज्यादा फोकस मांगता है। आपका ये तीनों चीज इस पर्टिकुलर एग्जाम में दिखना चाहिए, सो दैट यू हैव टू बी एबल टू टेल योर सेल्फ दैट या लास्ट 30 डेज में हमने प्रेशर लेके अपने एग्जाम को खराब नहीं किया। मैं हम लोगों ने ज्यादा मॉक बना के अपने चीजों को बहुत अच्छा नहीं कर दिया, बल्कि मैंने एक स्ट्रेटेजिकली एनालिसिस किया और उसके वजह से एक स्मार्ट तरीके से मैंने अपने आप को एज एन एस्पिरेंट द बेस्ट बन के दिखाया। मतलब मेरा पोटेंशियल बेस्ट है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। ओके, लास्ट 30 डेज में आपको अपने आप को बढ़ाना है, ना कि घटाना है। बहुत ज्यादा मॉक सॉल्व करना इज नॉट द सोल्यूशन। आपको मॉक में ये भी तो देखना चाहिए कि आपके सवाल क्या गलत हो रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक फास्ट ट्रैक कोर रिवीजन इज मस्ट फॉर यू इन द लास्ट 30 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। ओके, अब बात करते हैं कि हम लोग जाएंगे कैसे, हाउ विल बी गो। तो बेसिक जो आपका जो नॉर्मल 365 प्लस का कोर्स है, उसमें आपका चैप्टर्स लगभग 29 है, लेकिन वी विल बी स्टडिंग अबाउट 2 चैप्टर्स पर डे। ओके, और मैंने इस कोर्स को और हमारी टीम ने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि पर्टिकुलरली आप एक ऐसा एनालॉजी बना लें कि वो चैप्टर्स को एक तरीके से कंबाइन करके पढ़े कि आपको रिवीजन करने में आसान। कंसेप्ट एक बार अगर आप समझिएगा तो आपका रिवाइज करने में आसान होगा, आप टेक्निकली वो सारी चीजें रिमेंबर कर सकेंगे। क्योंकि आपको बता दें, क्वेश्चन सेटिंग स्ट्रेटेजी एनटीए ने बहुत ज्यादा वर्सेटाइल कर दी है, बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। तो कहां से सवाल आएगा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। पढ़ना हमें सब कुछ है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट सिर्फ किसको पढ़ना है ये डिफर करता है। यहाँ पे देखो, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बेसिक कंसेप्ट है ये, इसे हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली लिविंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने वर्डिक्ट आते हैं, अपॉन दैट वी विल टॉक अबाउट दिस इन क्लास। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिसमें मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो तो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ही। मतलब वो ऐसे चैप्टर्स है जिससे 3 से ज्यादा सवाल अल्टीमेटली आ सकते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दीज चैप्टर्स 3 से ज्यादा सवाल आ सकते हैं। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मगध भी नहीं है। बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट के साथ थोड़ा मगध है। दोनों चीज को एट ए टाइम करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका डिकोडिंग करना है एमसीक्यू का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैंने ये क्लास 12 का पोर्शन है, लेकिन आप इसको साथ में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको आसान होगी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे सवाल एक अकेले ही आ सकते हैं, 3-4। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बेसिक कंसेप्ट है, और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है इसमें। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, we will study these topics together. Then we have the biomolecule. अब बायोमोलिक्यूल में आपको बेसिक सारे माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पता हो जाएंगे। देन वी विल इंटर इनटू फोटोसिंथेसिस, द प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट। ये सारा का सारा पार्ट प्लांट फिजियोलॉजी है। लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन, ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये दोनों साथ में पढ़ेंगे। और बायोमोलिक्यूल को अलग कर देते हैं, ये दोनों साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बायोमोलिक्यूल्स के कुछ पार्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ लिंक होते हैं। वी विल टॉक अबाउट दिस चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिस हार्मोन्स के स्ट्रक्चरल पार्ट बायोमोलिक्यूल में आप पढ़ेंगे पहले से ही। वो पढ़ेंगे आप, तब आपको अपने आप समझ में आएगा। देन वी हैव दिस बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी, ये पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पैरा 11th का सारा पार्ट है इसमें। अब ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट मिला के लगभग कितने सवाल आते हैं, एक अगर 1 से 3 सवाल आए, 2 सवाल या 3 सवाल, तो एवरेज पकड़ के चले तो 10 से 12 सवाल आते हैं टोटल, इन टोटल इस चारों चैप्टर से, पांचों चैप्टर से। तो ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कुछ हद तक इंटरलिंक्ड है, लेकिन हम लोग को सारे को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, रिवीजन आराम से करनी है, क्विक रिवीजन करना। ओके, मूविंग ऑन। देन वी हैव ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉट टॉपिक है। सवाल इससे बहुत आते हैं और ज्यादातर कंसेप्चुलाइज। ठीक है, अब यहां पे आया आपका आखिरी पड़ाव का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स,
सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक्स जो है, इसमें हम स्टार मार्क देते हैं और डबल टिक भी कर देते हैं। डबल टिक इसलिए क्योंकि अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड कि इस साल जेनेटिक्स से ज्यादा सवाल आएंगे। 2025 के क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद ये अज्यूम किया गया है कि जेनेटिक्स से सवाल इस बार ज्यादा आएंगे, तो जेनेटिक्स को तो मिस करना ही नहीं है। जेनेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज्यादा कंसेप्चुअलाइज ही है। इसमें कंसेप्ट, अगर इसमें कंसेप्ट नहीं समझिएगा तो इसके एसबीक्यू तो कभी नहीं बनेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, सब में बनते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक। इवोल्यूशन आसान टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आसान से रिवीजन होकर ये चैप्टर बन सकता है। मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी जो दो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक से एसबीक्यूज बहुत बनते हैं। ये मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे टॉपिक से, आसान नहीं है, अच्छे टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। इससे भी लगभग जो सवाल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। क्लास 12 की मेजोरिटी जो है ना, वो सारे के सारे जो वेटेज वाले हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट वेटेज वाले इसी होते हैं। देन वी हैव द बायोटेक। बायोटेक, दिस इज वन, दिस इज बायोटेक 2। जैसे ये जेनेटिक्स 1 एंड 2 था, और से ये बायोटेक 1 एंड 2 है। अब बायोटेक से सवाल क्या आते हैं कि नहीं आते? बायोटेक से तो बहुत सवाल आते हैं। मैं बताऊं तो बायोटेक आज के टॉपिक पे एनटीए के लिए एक हॉट टॉपिक बन गया है बायोलॉजी में, जेनेटिक्स और बायोटेक। इससे सवाल आएंगे ही आएंगे। 3 से 6 सवाल आराम से आ सकते हैं मिनिमम, बेयर मिनिमम, अकेले। तो इसको स्किप नहीं कर सकते। और आपको बता दूं, ये एक बार इसका कंसेप्ट आ गया ना, ये सवाल आपसे कभी गलत नहीं होते। जितने अच्छे अच्छे सवाल है सब बन जाएंगे। उसके बाद ये आखिरी के आते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और उसके साथ साथ इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये तीनों हॉट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये से सवाल इससे आते हैं। कभी कभी 2 से 3 सवाल एक ही टॉपिक से आ सकते हैं, ओके। लेकिन ये सवाल जितना आते हैं ना इससे, उतने कंसेप्चुलाइज ये ज्यादा है नहीं। इट्स जस्ट अबाउट की बेसिक कंसेप्ट है, ज्यादा इससे मार्क्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज जस्ट लाइक कि हम जैसे हम लोग शुरुआत किए थे ना, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बेसिक कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। सवाल इससे आते हैं, लेकिन मतलब मार्क्स स्कोरिंग है, मैं यही कहूंगा, मार्क्स स्कोरिंग है। सिमिलरली आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन भी है, ये मार्क्स स्कोरिंग है, इससे मार्क्स आराम से उठ जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये सारे चैप्टर्स को बिल्कुल ही स्किप नहीं कर सकते हम लोग। मैंने पहले भी कहा था और स्टार्टिंग में भी अभी भी कह रहा हूँ, आप कोई भी चीज को ब्लाइंडली इग्नोर नहीं कर सकते नीट के प्रिपरेशन में। यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ पर्टिकुलरली एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12, कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते। हाँ, इंपॉर्टेंस और वेटेज के लेवल सारे चैप्टर्स के अलग होते हैं, क्या चीज ज्यादा पढ़नी है क्या चीज कम, वो अलग सी चीज है। एंड इसी बेसिस पे हम लोगों ने क्रैश कोर्स बनाया है। अगले 20 to 25 डेज में क्रैश कोर्स चलेंगे फ्री ऑन द यूट्यूब चैनल प्रो एकेडमिक्स के। एंड आई होप कि आप इसको ज्वाइन करें विथ डिटर्मिनेशन, विथ फोकस, सो दैट कि अगला जो नीट है, अगला 30 दिन है, वो 30 दिन में आप अपने एस्पिरेंट की जर्नी में अपने पोजीशन को सबसे अच्छा बेहतर बना सके। 1 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, जो 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो ड्रॉपर है, जो इस साल क्लास 12 दिए हैं, अभी 28 तारीख को जिनका पेपर हुआ है, उनके लिए भी है ये कि इनका फर्स्ट टाइम है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम शुड बी द फाइनल टाइम। ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्किप कर दें। जो क्लास 12 के बच्चे हैं, मैं उनके लिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप इस चीज को एकदम लाइटली लाने दीजिए। आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे तो स्मार्ट वर्क करने के बाद आप 90 क्वेश्चंस में 85 से प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं, अगर राइट स्ट्रैटेजी होगा तो। इसी के साथ में क्रैश कोर्स में आप सबको बुलाता हूँ। अगले 20 to 25 डेज बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट में बात करेंगे, 2 चैप्टर्स पर डे। We will be seeing you in the next class. Thank you. Have a good day and all the best.